मानव जीवन को समझने के लिए जितने भी विषय बने हैं, सभी विषयों में देखेंगे इतिहास एक ऐसा विषय है जिस पर सबसे ज़्यादा विवाद होता रहा है। अर्थात इतिहास एक विवादित विषय रहा है अन्य विषयों की तुलना में। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण देखा जाए तो मुख्य रूप से स्रोत। इतिहास स्रोतों पर आधारित होता है। अगर ऐसा स्रोत हो जिसको आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सके, तो फिर आज हम उस स्रोत के आधार पर अगर जो जानेंगे तो विवादित होगा ही होगा। परंतु अगर ऐसे स्रोत हो इतिहास को जानने का जिसको आसानी से, या जिसको यूं कहें कि जिसको बिल्कुल भी आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते हैं, जिसको व्याख्या नहीं कर सकते, पुनर्व्याख्या नहीं कर सकते हैं, इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते हैं, तो वो स्रोत, उस स्रोत के आधार पर अगर इतिहास लिखा गया हो तो वह बिल्कुल विवादित नहीं होगा, स्वच्छ हो। तो हम ऐसा ही इतिहास के बारे में हम जानेंगे जिसमें ऐसे स्रोत हैं, उपलब्ध हैं, जिसको तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, जिसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता। वो काल है, वह इतिहास कालखंड है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में, मौर्य काल में हम देखते हैं अशोक एक शासक होते, महान अशोक, जिन्होंने सबसे पहली बार अभिलेख लिखने की प्रथा शुरुआत की। अशोक के शासनकाल में हम देखते हैं भारत में पहली बार अभिलेख लिखने की प्रथा शुरू होती है। और उसके बाद अशोक ने यह प्रथा शुरुआत की, फिर बाद में कई राजवंशों ने। लेकिन अशोक के इतिहास, अशोककालीन व्यवस्थाओं के बारे में हमें अधिकतर जानकारी अशोक के अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। हम देखेंगे कि अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक ने जिस तरह से अभिलेख लिखवाए, अभिलेख, इनके जो अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, स्टोन इंस्क्रिप्शंस हैं, पत्थरों में, है ना। अभिलेख मतलब यूं कि समझे आप, पत्थर है, पत्थर में अपनी बातें लिख दी कि हमने ये किया, हमने ये किया, हम ये करना चाहते, तो इसको आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते। ये अशोक ने भारत में इसकी शुरुआत की। और इस तरह के लेख अशोक के काल के बहुत सारे मिले और बहुत सारे स्थानों से मिले। संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे हम, कंधार से भी अशोक के शिलालेख मिलता है। इधर दक्षिण में हम देखें तो ब्रह्मगिरी, जो कर्नाटका, दक्षिण कर्नाटका, वहां से भी हमें अशोक का अभिलेख मिलता है। इधर बांग्लादेश से भी हमें अशोक का अभिलेख मिला, आज का जो बांग्लादेश। तो लगभग संपूर्ण भारत से, जो अखंड भारत था, जब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सब भारत में, उस समय के जितने भी भारत के क्षेत्र थे, हिस्से थे, उन सब में अशोक के अभिलेख मिले। एक आधुनिक इतिहासकार हैं जिनका नाम आपको भी ध्यान रखना चाहिए, डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर, इन्होंने तो, इन महाशय ने अशोक का इतिहास केवल अशोक के अभिलेखों के आधार पर, केवल अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिख डाला। तो आप समझ सकते हो कि इन अभिलेखों का क्या महत्व है, किस तरह की जानकारी हमें इन अभिलेखों से मिलता है कि अशोककालीन इतिहास, अर्थात अशोक की सामाजिक व्यवस्था, अशोककालीन राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सभी तरह की जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। तभी तो एक इतिहास, एक पुस्तक लिख दिया गया अशोककालीन। तो ध्यान रखना है, डी.आर. भंडारकर एक आधुनिक इतिहासकार थे जिन्होंने अशोककालीन इतिहास लिखा, और स्रोत क्या था इनके पास? सिर्फ अशोक के अभिलेख। तो आज हम लोग अभिलेख, अशोक के मौर्यकालीन अभिलेखों पर चर्चा करेंगे। जैसे मौर्य काल के स्रोत में हमने साहित्यिक स्रोत देखा, अब हम पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, मुद्रा, स्मारक, मृतभांड, ये सब हम देखते हैं। तो अभिलेख देखते हैं, अशोककालीन शिलालेख या अभिलेख। तो अशोक ने सबसे पहले, हम देखें तो अशोक काल में यह अभिलेख शिलालेख की प्रथा की शुरुआत होती है भारत में। भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखने की प्रथा की शुरुआत अशोक ने। लेकिन अगर एशिया के स्तर पर देखेंगे तो अशोक से भी पहले हमें अभिलेख मिलता है। अखमनी साम्राज्य, अखमनी या मकदूनियाई बोलते हैं ना, अखमनी शासक थे डेरियस फर्स्ट। एशिया में सबसे प्राचीन जो अभिलेख है वो इसके हैं, डेरियस फर्स्ट के, ऐतिहासिक काल में लगभग 480 ईसा पूर्व का ये अभिलेख है। इस अभिलेख का नाम है बेहिस्तून अभिलेख, जो ईरानी, ये अखमनी साम्राज्य ईरान वाले क्षेत्र, ईरान में ही ये अभिलेख। और अशोक इसी से इंस्पायर्ड था। अब हम सब जानते हैं ये डेरियस फर्स्ट पहला विदेशी आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था और भारत के एक भूभाग को विजित किया था और अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत घोषित किया था, जिसके बारे में हमें जानकारी हेरोडोटस से मिलता है। अशोक से पहले जो अभिलेख लिखने की प्रथा की वो अखमनी शासकों के समय डेरियस प्रथम का अभिलेख मिला, बेहिस्तून अभिलेख। अशोक ने इसी से इंस्पायर्ड होकर, इसी से प्रेरित होकर, अखमनी शासकों से ही प्रेरित होकर भारत में अभिलेख लिखने की प्रथा की शुरुआत की। तो भारत में पहला शासक है अशोक जिसने अभिलेख लिखने की प्रथा शुरू की। अशोक के अभिलेख
भारत के विभिन्न क्षेत्रों से मिले और अलग अलग प्रकार के अभिलेख। इन अभिलेखों में अलग अलग प्रकार के देखेंगे हम, बृहद शिलालेख, मेजर रॉक एडिक्ट्स, लघु शिलालेख, स्मॉल रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, पिलर स्तंभ अभिलेख, लघु स्तंभ अभिलेख, गुफा लेख, केव अभिलेख, केव इंस्क्रिप्शंस, ऐसे कई प्रकार के अभिलेख मिले। और इन अभिलेखों का जो विषय वस्तु है मुख्य रूप से मोटा मोटी उसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो धार्मिक, मतलब अशोक काल के धार्मिक स्थिति, अशोक के धार्मिक संबंधों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें वो अपने व्यक्तिगत जानकारी भी देती है। और दूसरा है प्रशासनिक, दूसरा जो विषय है अशोक के अभिलेखों का वो है प्रशासनिक। मुख्य रूप से देखा जाए तो अशोक के शिलालेखों से हमें दो तरह की जानकारी मिलती है, धार्मिक स्थिति की और प्रशासनिक स्थिति। अशोक के अभिलेख कई भाषाओं में मिले हैं और कई लिपियों में भी मिले हैं, कई भाषाओं में और कई लिपियों में। तो सबसे पहले उनकी भाषा पर हम लोग आते हैं, तब देखेंगे कि किस प्रकार के अभिलेख हैं और उन अभिलेखों में किस किस तरह की बातें। तो देखिए मौर्यकालीन, हाँ हमारा टॉपिक है मौर्यकाल। मौर्यकाल के स्रोत अभिलेख। देखो अशोककालीन जो अभिलेख है वो मुख्य रूप से किन भाषाओं में मिले और लिपियों में मिले हैं। तो अशोक के अभिलेख यूनानी लिपि, अरामाइक लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि, तो 4 लिपियों में अशोक का अभिलेख मिला है। मुख्य रूप से 4 लिपि। यूनानी लिपि यूनान क्षेत्र में प्रचलित था, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका, और भारत में इसके अभिलेख कहाँ से, किस क्षेत्र से मिले, उत्तर पश्चिम, अशोककालीन अभिलेख। और जो यूनानी लिपि है इसकी भाषा कैसा है, इसमें व्यंजनों की प्रधानता है और इसकी शैली जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। यूनानी लिपि की भाषा भी यूनानी है, यूनानी भाषा और लिपि। अरामाइक, यह मुख्य रूप से अरब क्षेत्र में उद्भव हुआ था, अरब क्षेत्र में। जैसे अरबी में सबसे पहले देखेंगे सेमेटिक भाषा है जो 12वीं शताब्दी में, फिर सेमेटिक से ही निकला अरामाइक। अरामाइक मुख्य रूप से भारत में इस लिपि के लेख कहां से मिले, तो उत्तर पश्चिम भारत में। यह भी दाएं से बाएं इसकी भी लिपि है, अरामाइक भाषा, अरामाइक लिपि। नेक्स्ट है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि के भी अभिलेख मिले हैं मौर्यकाल से। खरोष्टी लिपि ये भी ईरान क्षेत्र में और उत्तर पश्चिम भारत में इसके डेरियस प्रथम के समय इसी लिपि के अभिलेख मिले। जो मैंने बताया आपको अभी, पहला जो अभिलेख है एशिया में डेरियस प्रथम का बेहिस्तून अभिलेख, वो खरोष्टी लिपि में ही लिखी गई। यह भी दाएं से बाएं। इसकी खोज नॉरिस और प्रिंसेप ने किया था 1840 ईस्वी में। ध्यान देने की बात है कि जो खरोष्टी लिपि है इसकी भाषा नहीं है, इसकी ये सिर्फ लिपि है, इसकी कोई भाषा नहीं है। ध्यान रखना, इसकी कोई भाषा नहीं है, लिपि ही इसकी भाषा है। और ब्राह्मी लिपि, अशोक के अधिकतर लेख ब्राह्मी लिपि में ही मिले हैं। अशोक के कुछ अपवाद स्वरूप लेख ही यूनानी लिपि, अरामाइक लिपि और खरोष्टी लिपि में मिला है, अपवाद स्वरूप। अधिकतर लेख जो अशोक कालीन मिले हैं वो ब्राह्मी लिपि के हैं और भाषा इनकी क्या है, प्राकृत भाषा है। ठीक, तो अशोक के अधिकतर लेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा। ब्राह्मी लिपि भारतीय लिपि है, इसका उद्भव 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही हमने लेखन शैली की शुरुआत की। उससे पहले हमारे यहाँ लिखने की कला विकसित नहीं थी। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता में था, लेकिन उसको आज तक हम पढ़ नहीं पाए। लेकिन आज जो हम लिखना जानते हैं इसकी शुरुआत होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, उससे पहले से नहीं। तो इस लिपि भारत का पहला लिपि आर्यों के दिन। इसमें देखेंगे ब्राह्मी लिपि जो है इसमें स्वरों की प्रधानता है और प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग वर्ण का इस्तेमाल हुआ है और इसीलिए इस लिपि को वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं। जैसे आज हम हिंदी लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं वो बाएं से दाएं, ठीक। और ये उर्दू जैसे लिखते हैं, उर्दू अरबिक दाएं से बाएं है। और इसकी भाषा है प्राकृत। अशोक के अभिलेख, मौर्यकालीन जो अभिलेख मिला है वह अधिकतर ब्राह्मी लिपि का है और भाषा है प्राकृत। लेकिन इन लिपियों और भाषाओं के भी लेख मिले हैं। तो इसमें से प्रश्न यूं पूछा जाता है कि ब्राह्मी लिपि को पूछा जा सकता है प्रश्न ब्राह्मी लिपि को अखिल भारतीय स्वरूप किसने दिया? तो इसका आंसर होगा अशोक। क्यों होगा इसका आंसर अशोक? क्योंकि अशोक ने इस लिपि को, ब्राह्मी लिपि को संपूर्ण भारत में फैलाया अभिलेखों के माध्यम से। तो अशोक ने ब्राह्मी लिपि को अखिल भारतीय स्वरूप दिया। इसी से संबंधित एक प्रश्न और, भाषा, अशोक के मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा से संबंधित एक और प्रश्न कि अशोक के
अभिलेख की भाषा है? प्रश्न ये है, अशोक के अभिलेख की भाषा है? ऑप्शन केवल प्राकृत, बी प्राकृत और ग्रीक, सी प्राकृत, ग्रीक, अरामाइक, और ऑप्शन डी प्राकृत, ग्रीक, अरामाइक और खरोष्ठी। अशोक के अभिलेख की भाषा है, कौन सी भाषा में अशोक के अभिलेख लिखे गए हैं? केवल प्राकृत, प्राकृत और ग्रीक, प्राकृत, ग्रीक, अरामाइक, प्राकृत, ग्रीक, अरामाइक और खरोष्ठी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृत, ग्रीक, अरामाइक। क्यों होगा? इसकी भी भाषा है, इसकी भी भाषा है, इसकी कोई भाषा नहीं है। हालांकि खरोष्ठी लिपि के अभिलेख मिले हैं, चारों लिपियों में अभिलेख मिले हैं, अशोक के अभिलेख इन चारों लिपियों में है, लेकिन भाषा में देखेंगे तो खरोष्ठी भाषा में अभिलेख नहीं है। अर्थात अशोक के जो खरोष्ठी लिपि के अभिलेख मिले हैं उसकी भाषा प्राकृत है। तो मतलब तीन भाषाओं में, यूनानी भाषा, अरामाइक भाषा और प्राकृत भाषा में अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो इसका आंसर, ये आंसर गलत हो जाएगा, ये लिपियां हैं। तो अशोक के अभिलेख किन भाषाओं में मिले हैं ये हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे अशोक के अभिलेख के बारे में। जैसे कि अशोक कालीन है ना, मौर्य कालीन अभिलेख, हमें इसके बारे में नहीं पता था। आधुनिक काल तक अशोक के बारे में या चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। तो अशोक और मौर्यों के बारे में हमें जानकारी, हमें उनके अभिलेखों से कैसे मिली? तो देखो, सबसे पहला विद्वान है ना, अभिलेखों को किसने खोजा और पढ़ा, है ना, अभिलेखों की खोज। तो सबसे पहले अभिलेख की खोज किसने किया? तो ध्यान रखना है 1750 ईस्वी में ब्रिटिश पुरातत्वविद थे स्टीफन हेला। इन्होंने ही सबसे पहले अशोक के अभिलेखों की खोज की। खोजा गया सबसे पहले किसके द्वारा? स्टीफन थेलर के द्वारा। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा किसने? सबसे पहले किसने पढ़ा? तो देखो, ब्राह्मी लिपि ही मुख्य भारत की लिपि था। उसी से भारत में कई सारे भाषाएं बनी, प्राकृत भाषा, फिर उससे कई लिपियां भी बनी, ब्राह्मी लिपि से भी फिर कई सारी उपलिपियां बनी। जैसे आप देखोगे कश्मीर में शारदा लिपि चलती है, कश्मीर में शारदा लिपि है, तो ये ब्राह्मी लिपि से ही इसका उद्भव हुआ है। जैसे मराठी क्षेत्र में मराठी भाषा जो है वो मोडी लिपि है, बंगला लिपि अलग। तो ये सारी लिपियों का जनक जो है वो है ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि से कई भाषाएं भी निकली हैं और कई लिपियां भी। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा किसने? देखो, अशोक से भी पहले के कुछ लेख मिले हैं, तो उसको पढ़ा किसने? तो सबसे पहला व्यक्ति जिसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था वो थे एशियाटिक सोसाइटी के एक बहुत बड़े विद्वान। एशियाटिक सोसाइटी ने बहुत काम किया है हमारे यहाँ, हमारे इतिहास को खंगालने में, जानने में। तो सबसे पहले पढ़ने वाले इसी सोसाइटी के एक विद्वान थे चार्ल्स विल्किंसन। चार्ल्स विल्किंसन, इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप। मतलब अशोक के अभिलेख, या अभिलेख अशोक का ही अशोक नहीं लिखा है, ऐसा किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। क्योंकि अशोक कालीन जितने भी अभिलेख मिले हैं उन सब में अपने आप को कैसे संबोधित करता है? प्रियदसी, देवनाम प्रियदसी। राजा अपने आप का नाम नहीं लिखता है, केवल लिखता है देवनाम प्रियदसी, जो उन्होंने शायद उपाधि धारण की होगी, देवनाम प्रियदसी। तो हम भारतीयों को काफी समय तक ये पता ही नहीं था कि ये देवनाम प्रियदसी अशोक ही है, हमें नहीं पता था। क्या जानकारी दिया जेम्स प्रिंसेप ने कि जो अभिलेखों में, पत्थरों में जो लिखा हुआ है देवनाम प्रियदसी, और उसके बारे में जो जानकारी दी गई है वह मौर्य शासक अशोक ही है। तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले, इन अभिलेखों को अशोक कालीन बहुत सारे अभिलेख मिले, करीब 100 से भी ज्यादा अशोक के अभिलेख मिले विभिन्न स्थानों से। तो इन अभिलेखों को अंग्रेजों ने बाद में, ब्रिटिश सरकार ने पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम को आदेश दिया
कि इन अभिलेखों को, है ना, अशोककालीन अभिलेखों को संकलित करो, इनको संकलित करो और पुस्तक के रूप में प्रकाशित करो। तो कनिंघम ने इनको संकलित किया और पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया कॉर्पस के नाम से, कॉर्पस 1779 में, तब जाकर, सॉरी 1879, उसके बाद ही हमें अशोक के बारे में हमारे यहाँ के इतिहासकारों को जानकारी कि अशोक कितना महान शासक, ठीक, वो अशोक के अभिलेखों से ही पता चलता है कि अशोक महान। 1879 में यह कनिंघम महोदय, अलेक्जेंडर कनिंघम, जो भारतीय जनक है, इन्होंने अशोक के अभिलेखों को संकलित किया, फिर उसको प्रकाशित किया। उसका नाम है कॉर्पस, कॉर्पस के नाम से इसको प्रकाशित, ठीक है। तो अशोक के अभिलेख इस तरह से खोजे गए। अशोक के अभिलेख, अब देखिए अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख को जानने से पहले हम देखेंगे अशोक से पहले भी कुछ अभिलेख मिले हैं, अशोक से पूर्व के। तो अशोक से पहले कौन से अभिलेख मिले? ऐसे तो मुख्य रूप से अशोक ने ही अभिलेख लेखन की प्रथा की शुरुआत की, लेकिन अशोक से पहले कौन से अभिलेख? तो भारत में पाया गया पहला, सबसे प्राचीन अभिलेख, ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन यही है हमारे, सबसे प्राचीन पिपरहवा लेख अभिलेख। पिपरहवा, ये आज यूपी में जो बस्ती जिला है वहां से, नेपाल की तराई के पास, नेपाल में, यूपी में है पिपरहवा। यहां से हमें बुद्धकालीन अभिलेख मिले। ये सबसे पुराना, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख पिपरहवा अभिलेख। यह अभिलेख किसमें मिला है? तो कलश रूप में मिला है, कलश में मिला है, कलश रूप में, कलश में लिखा हुआ मिला है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही लिखने की कला विकसित, जो लेखन शैली विकसित हुई वो कागजों में किताब और पत्थरों में अन्य वस्तु, वो सबसे पहले जो साक्ष्य मिलता है वो यही है, सबसे पहले लेखन पिपरहवा कलश। ऐसे साहित्य में तो पाणिनि, हम जानते हैं पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वो पहला पुस्तक माना जाता है जो लिखा गया, लेकिन अभिलेखों में तो पहला अभिलेख है पिपरहवा, सबसे पुराने, ओल्डेस्ट, कलश रूप में। यह बुद्ध काल का अभिलेख है। बुद्ध की मृत्यु जब हुई थी तो उस समय हमें पता है कि उनके जो ऐसे राख है ना, वो विभिन्न गणों में बांटा गया था, उसी के बारे में हमें जानकारी मिलती है पिपरहवा अभिलेख। मतलब मृत्यु के समय इस तरह से महात्मा बुद्ध की अस्थियां, है ना, अस्थियां विभिन्न संघों में, गणों में बांटी गई थी, वो हमें जानकारी मिलती है कहां से? एक घड़े से, कलश से। कहां मिला? ये पिपरहवा, ये सबसे प्राचीन। दूसरा देखेंगे महास्थान लेख। महास्थान लेख बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश में बोगरा जिला है, बोगरा जिला कहां है? बांग्लादेश में, यहां से मिला है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश तक मौर्यों की सीमा थी, बांग्लादेश तो 1947 तक भारत का ही अंग था, मौर्यों के समय भी बांग्लादेश तक। महास्थान लेख कहां से मिला है? बोगरा, बांग्लादेश, बोगरा जिला है। और दूसरा अभिलेख है सोहगोरा, सोहगोरा पट्ट लेख। ये कहां से मिला है? तो ये गोरखपुर, गोरखपुर, गोरखपुर कहां है? हमने जानते ही है, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर। यह पट्ट लेख, यह पहला भारत का पहला ताम्र लेख है, ताम्रपट्ट में ये लिखा गया है, ताम्रपट्ट लेख, सोहगोरा। इन दोनों लेखों से हमें अन्नागार, ग्रेनरी बनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, अन्नागार के साक्ष्य। इन दोनों अभिलेखों से यह जानकारी मिलती है कि इस क्षेत्र में अन्नागार बनाए गए थे, अनाज के गोडाउन, ग्रेनरी बनाए गए। और ऐसा माना जाता है कि यह दोनों ही अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य के समय के हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। अन्नागार, अन्नागार इसका मतलब अकाल पड़ता होगा तो शासकों ने जन कल्याण के लिए, राहत पहुंचाने के लिए अन्नागार बनाया। और हमें ऐसे अकाल की जानकारी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन साहित्यों से पता चलता है ना, 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। तो यह माना जाता है कि यह दोनों अभिलेख, महास्थान लेख और सोहगोरा लेख, यह दोनों ही लेख चंद्रगुप्त मौर्य के समय के हैं, अर्थात अशोक से पहले के। ठीक, तो अशोक से पूर्व भारत में केवल 3 ही लेख मिला है, अभिलेख, पिपरहवा कलश लेख, महास्थान लेख और सोहगोरा लेख, ये 3 लेख। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं अशोककालीन लेख, अशोक काल के लेख।
तो अशोक काल में अशोक ने कई प्रकार के शिलालेख अभिलेख खुदवाए बनवाए, कई प्रकार के जैसे मेजर ये बड़े बड़े पत्थरों में लिखे, इसको बोलते हैं मेजर रॉक एडिक्ट्स, बृहद शिलालेख। फिर कुछ छोटे पत्थरों में लिखे गए, इसको लघु शिलालेख। कुछ स्तंभों में लिखे गए, बड़े बड़े स्तंभों में, तो बोलते हैं मेजर पिलर एडिक्ट्स। फिर कुछ छोटे स्तंभों में भी लिखे गए, लघु स्तंभ लेख। और कुछ गुफाएं भी बनवाए थे जिस पर लेख मिलते, जिसको बोलते हैं केव इंस्क्रिप्शन और गुहा लेख। तो अशोक के ये अभिलेख 4-5 प्रकार के हैं, मूल रूप से 4 प्रकार। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है बृहद शिलालेख। बृहद शिलालेख से हमें एक तरह से अशोक के जन कल्याणकारी, अशोक के प्रशासनिक कार्य के बारे में हमें जानकारी मिलती। बृहद शिलालेख मुख्य रूप से देखा जाए तो कितने स्थानों से ही प्राप्त हुए। बृहद शिलालेख सारे कुना कंधार से मिला है, शहबाजगरी पेशावर में, मानसेहरा पाकिस्तान में, कालसी देहरादून में, गिरनार गुजरात में, धौली जोगड़ उड़ीसा में, येरागुड़ी आंध्र प्रदेश में, सुपारा महाराष्ट्र में, और सन्नटी गुलवर्ग, ये गुलवर्ग कर्नाटका। अशोक के जितने भी अभिलेख हैं उसमें जो नवीनतम अभिलेख हैं यही गुलवर्ग सन्नटी में जो मिला है, ये नवीनतम अभिलेख है, नवीनतम खोजा गया अभिलेख 1989 में खोजा, नवीनतम अभिलेख। अशोक के जितने भी अभिलेख मिले हैं सबसे नवीनतम अभिलेख है सन्नटी। सन्नटी कहाँ है? गुलवर्ग कर्नाटका। कब खोजा गया? 1989 में। ठीक है, तो अशोक के बृहद शिलालेख इन क्षेत्रों से हमें मिले हैं, लगभग 9 स्थानों से यह मिले अशोक। इनके खोजकर्ता और कब कब खोज हुई ये तो नहीं पूछा जाता, ये ध्यान रखेंगे। ये अभिलेख कहाँ? आज के वर्तमान स्थान देखो, अलग अलग दिशाओं में, कंधार पाकिस्तान, उत्तराखंड, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, तो इन स्थानों से हमें मिले क्या? बृहद शिलालेख। बृहद शिलालेख में क्या है? तो देखो, बृहद शिलालेख में मूल रूप से 13 आदेश है। क्या है इसमें? 13 आदेश है, 13 बातें हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से 13 बातें। अधिकतर शिलालेखों में 13 ही बातें। तो इसी को 13वां शिलालेख, 12वां शिलालेख में ये, तो 12वां शिलालेख मतलब उसी शिलालेख में 12वां जो बिंदु है उसमें क्या लिखा है, 13वां बिंदु में क्या लिखा है। तो एक ही पट्ट में है ना, जैसे यहां से जो मिला है पट्ट, उसमें 13 बातें खुदी हुई है। परंतु धौली और जोगड़ और ये सन्नटी, यहां से हमें शिलालेख में 14 बातें लिखी हुई मिलती। 14 बातें, 14 शिलालेख मतलब 14 बातें लिखी हुई मिलती। इसी वजह से इनको पृथक बृहद शिलालेख भी कहते हैं। धौली में जो मिला है पृथक शिलालेख, जोगड़ में भी मिला है पृथक बृहद शिलालेख, और सन्नटी में भी मिला है बृहद पृथक शिलालेख। मूल रूप से देखा है 13 बातें हैं। कुछ शिलालेखों में, बृहद शिलालेखों में 14 बातें भी है। और 14 बातें किन शिलालेखों में, किन जगहों से मिली है? धौली, जोगड़ और सन्नटी, ये 3 स्थान है जहां से 14 बातें, मतलब वो पृथक बृहद शिलालेख। अब इन शिलालेखों में क्या बातें लिखी हुई है, बृहद शिलालेख की विषय क्या है देखो। तो इसके विषय बहुत इंटरेस्टिंग, इसी से पता चलता है कि अशोक किस प्रकार का राजा था, कैसा राजा था। तो प्रथम शिलालेख मतलब प्रथम बिंदु में क्या लिखा है? तो पशु बलि की निंदा की गई है प्रथम शिलालेख। वो कहता है कि हमें बहुत दुख होता है जब पशुओं की बलि दी जाती है आहार के लिए, खाने के लिए। तो खान पान हमारा कैसा होना चाहिए, इसी में बताया है। खान पान, पाकशाला में क्या क्या बनना चाहिए, ये हमें बताया गया। पशु हिंसा पर रोक की बात करता है, पशुओं की ना जो हिंसा और ये पशुओं को खाने के लिए जो मारा जा रहा है उसको रोका जाए। हमारे पाकशाला में अभी भी कुछ जानवर मारे जा रहे हैं खाने के लिए, उसको भी हम भविष्य में बंद कर देंगे, ऐसा वो कहते हैं। तो पशु हिंसा पर रोक की बात कर। दूसरा अभिलेख, ये जन कल्याणकारी शासन, ये राजा बहुत बड़ा जन कल्याणकारी है, इससे पता चलता है। पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाते हैं, मनुष्य के लिए चिकित्सालय बनवाए गए। इसमें और भी जानकारी मिलती है, तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। जगह जगह कुआं खुदवाए गए, जगह जगह छायादार वृक्ष लगवाए, वो इस दूसरे शिलालेख में कहते हैं, ताकि हमारी प्रजा को किसी तरह का दिक्कत ना हो, कष्ट ना हो। कितने कल्याणकारी शासन। आज तो और ज्यादा कल्याणकारी होना चाहिए, क्योंकि आज हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। ये तो राजतंत्र था। राजतंत्र में राजा कल्याणकारी हो और नहीं हो, यह राजा पर निर्भर करता है। लोकतंत्र में राजा को, शासक को कल्याणकारी होना ही पड़ेगा। ये उसके स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है कि वह कल्याणकारी हो और नहीं हो। लेकिन तब भी आज हम देखते हैं कल्याण के नाम पर
शासक प्रजा को किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं, सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाकर दिखाते हैं कि भाई हमने ये कल्याण किया, वो कल्याण किया। क्या वास्तव में आज के शासक कल्याणकारी हैं? विचार करें। तो उस समय, आज देखो मौर्य समय की बात कर रहा हूं, अशोक आज से 2500-2000 साल पहले की, 2500 साल पहले। मौर्यों का समय है 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व की बात, लगभग 2500 साल पहले की बात। तो दूसरे अभिलेख में, दूसरे शिलालेख में, बृहत शिलालेख में जन कल्याण संबंधी बातें कही। तीसरे शिलालेख, तृतीय बृहत शिलालेख, इसमें किस बात की चर्चा है? तो इसमें पुरुष परिसा की चर्चा है, अर्थात इसमें वो परिसा, मंत्री परिषद, पुरुष अधिकारियों की चर्चा है। इसमें इसी अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने अपने शासनकाल में 3 नए अधिकारी, रज्जुक, युक्तक और प्रादेशिक की नियुक्ति किया। इन 3 नए अधिकारियों की नियुक्ति करता है और इन्हें बहुत सारे आर्थिक अधिकार देते हैं शासन में। इनको आर्थिक अधिकार दिए जाने का उल्लेख हमें तृतीय शिलालेख से मिलता है। 3 नए अधिकारी की नियुक्ति के बारे में बात, और इन अधिकारियों को बहुत सारे अधिकार, आर्थिक अधिकार दिए जाने की, और इन अधिकारियों को कहता है कि आपको अनुसंधान करना होगा। मतलब अनुसंधान का मतलब हर 5 वर्ष में राज्य में भ्रमण करना होगा। यह जानकारी हमें तृतीय बृहत शिलालेख से। चतुर्थ बृहत शिलालेख, इसमें अशोक के शासन की नीतिगत परिवर्तन की जानकारी मिलती है। किस तरह से उसने पॉलिसी में परिवर्तन किया। अशोक की पॉलिसी यह कहता है कि अभी तक हमारी जो पॉलिसी थी वह थी युद्ध घोष की पॉलिसी, वॉर पॉलिसी, एग्रेसिव पॉलिसी। अब हमने इसको त्याग दिया और धम्म घोष की नीति अपना, अर्थात पीस पॉलिसी, शांति की नीति अब हम। तो यहां अशोक के शासन के नीतिगत परिवर्तन को दर्शाता है। यह चौथा बृहत शिलालेख। पांचवा शिलालेख, धम्म महामात्र की नियुक्ति। अशोक ने जन कल्याण के लिए, साम्राज्य में शांति स्थापित करने के लिए एक शांति की नीति अपनाई थी, जिसे हम धम्म नीति कहते हैं। उसी धम्म नीति को पूरे देश में, साम्राज्य में लागू कराने के लिए अशोक ने अधिकारी की नियुक्ति की, नए प्रकार के अधिकारी, जैसे धम्म महामात्र कहते। तो धम्म महामात्र की नियुक्ति अशोक ने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में किया था। धम्म महामात्र, जिनका कर्तव्य था लोगों को धम्म नीति का पालन करवाए, तो अशोक ने यह कहा। छठे शिलालेख में अशोक के जनता के प्रति दायित्व और सक्रियता को दर्शाता है। अशोक कहता है कि मैं, इस छठा शिलालेख में, कि मैं कहीं भी रहूं, चाहे मैं रसोई में रहूं, चाहे मैं बाथरूम में हूं, चाहे मैं शिकार कर रहा हूं, चाहे मैं कहीं भी हूं, अधिकारी का, परिसा मतलब मंत्री परिषद, जहां भी परिसा का चर्चा है, परिसा का कर्तव्य है कि तुरंत मुझे आगाह किया जाए कि अगर प्रजा को कोई दिक्कत हुई है तो तुरंत मुझे बताया जाए। मतलब यह कहना चाहता है कि मैं प्रजा के लिए 24/7 उपलब्ध हूं। बड़ी बात है। राजतंत्र की बात कर रहा हूं। देखो, लोकतंत्र में तो यह उपलब्ध होना ही चाहिए। अगर कोई राजा, अगर कोई शासक उपलब्ध नहीं हो रहा है आज, तो उसको शासक सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। राजतंत्र में ऐसा हम नहीं कह सकते, परंतु राजतंत्र में भी कुछ राजा ऐसे हुए जो जन कल्याण, जनता के प्रति समर्पित है। वो हमें इससे पता कि मैं कहीं भी रहूं, अगर प्रजा को किसी तरह का कष्ट हुआ है तो मुझे तुरंत अवगत कराया जाए। तो छठा शिलालेख। सातवां शिलालेख, इसमें कि विभिन्न लोगों के निवास संबंधी की, सब कहाँ अपने अपने क्षेत्र में रहें, अच्छे से रहें, पाखंडों को दूर रखें, इस तरह की बात की गई है। धम्म नीति की बात की। आठवें शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वो धम्म यात्राएं, अशोक ने जो यात्राएं की, धम्म यात्राएं, उसके बारे में। इससे भी पता चलता है कि अशोक ने अपने नीति में परिवर्तन लाया। इसमें कहता है कि अशोक कहता है कि अभी तक हम शिकार के लिए यात्राएं करते थे, लेकिन अब वो यात्रा बंद, अब हम करेंगे धम्म यात्रा। तो इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने कहां कहां धम्म यात्रा की। 9वां शिलालेख, नैतिकता से संबंधित बातें की गई। कहा गया है इसमें, इस लेख से, 9वां शिलालेख से ऐसा लगता है कि अशोक प्रत्यक्ष रूप से जनता से इंटरेक्ट होना चाह रहे हैं। इसमें वो कहते हैं कि सबसे बड़ा दान धम्म दान है, धर्म दान, धम्म दान। ये कहता है अल्प व्यय करो, अल्प व्यय, कम खर्च करो। विवाहों पर, शादी विवाहों पर जो खर्च करते हो नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पर खर्च करते हो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस तरह के खर्च से कोई परिणाम नहीं निकलता है। तो खर्च किस पर करो, व्यय किस पर करो, धम्म दान में खर्च करो, इसका परिणाम निकलता है।
10वां शिलालेख धम्म की श्रेष्ठता की बात करता है, प्रजाहित व कल्याण की बात करता है, स्थायी प्रकार के यश प्राप्ति की बात करता है कि स्थायी यश ही यश होता है। और स्थायी यश कैसे मिलेगा? तो कहता है स्थायी यश मिलेगा व्यवहार से, अच्छा व्यवहार करो, स्थायी यश मिलेगा। युद्ध, घृणा, इनसे यश प्राप्त नहीं होता, यह यश क्षणिक होता है। युद्ध कहता है वो खुद कि युद्ध से जो यश प्राप्त होता है वह यश स्थायी नहीं है, वह अस्थायी है। स्थायी यश मिलेगा अच्छे व्यवहार से, तो व्यवहार अच्छा रखो। यूं 11वां शिलालेख धम्मदान की श्रेष्ठता की बात करता है ना, धम्मदान कि कहता है उचित व्यवहार, है ना, उचित व्यवहार रखो, धम्मदान करो। उचित व्यवहार कैसे रखेंगे, अच्छा व्यवहार कैसे रखेंगे? तो यहां वो उसकी व्याख्या किया कि माता पिता का सम्मान करो, गुरुजनों का सम्मान करो, ब्राह्मणों और शर्मनों का सम्मान करो, ये अच्छा व्यवहार है। दासों और घरेलू नौकरों का सम्मान करो, उनसे अच्छा व्यवहार करो, ये धम्मदान। 12वां शिलालेख, 12वां शिलालेख अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक सहिष्णुता, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अशोक का 12वां शिलालेख, 12वां बृहद शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण। 12वां धार्मिक सहिष्णुता बात कर, धार्मिक नैतिकता की बात। इस 12वें शिलालेख से हमें अशोक के बारे में जिस तरह की जानकारी मिलती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि वो आधुनिक काल के गांधी जी जैसा ही, गांधी जी के समान ही बोल रहे हो, गांधी जी के समान ही विचार रख। यहां कहते हैं अशोक सभी लोगों को अपने अपने धर्म और संप्रदाय में वृद्धि करने का कोशिश करता है, वृद्धि करना चाहिए भी, ऐसा करना चाहिए, अच्छी बात है, ऐसा करना चाहिए, ये अच्छी बात है, ऐसा उम्मीद रखना कोई गलत बात नहीं है। परंतु हम अपने धर्म की अभिवृद्धि कठोर तरीके से पकड़कर या अपने धर्म के प्रति दृढ़ रहकर हम अपने धर्म को विकास नहीं कर सकते, हम अपने धर्म को बढ़ा नहीं सकते। हमें अपने धर्म के प्रति उदार होना होगा, मतलब धर्म को ढीला छोड़ना पड़ेगा अपने धर्म को, और दूसरे के धर्म के सार को समझना होगा, तभी हम अपने धर्म का अभिवृद्धि कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। और यह कैसे होगा? तो यह होगा समन्वय स्थापित करके, मेलजोल बढ़ाकर। गांधी जी भी ऐसे ही कहते थे, मेलजोल बढ़ाकर ही हम सर्वधर्म समभाव की स्थापना कर सकते, और इसी से सभी लोग अपने अपने धर्म का विकास करें, ना कि हम अपने धर्म की, है ना, तारीफ करें और दूसरे के धर्म की बुराई करें। ऐसे करने से हम कभी अपने धर्म के वृद्धि नहीं कर सकते हैं, यह अशोक कहता है। और इसी उद्देश्य से, समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से, सभी धर्मों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से ही अशोक ने कई अधिकारियों की नियुक्ति की। ऐसा जानकारी हमें इस अभिलेख से कहते हैं कि वो धम्म महामात्रा को हर 5 साल में भ्रमण करने की, स्त्री अध्यक्ष, स्त्री महामात्र की नियुक्ति की बात इसी में है। इसी में स्त्री महामात्र, इसी में वज्रभूमि अध्यक्ष, ब्रजभूमि अध्यक्ष की बात करता है, कई अधिकारियों की बात करता है। तो अशोक का यह अभिलेख बहुत ही 12वां बृहद शिलालेख, जिसमें वो नैतिकता संबंधी बात। अशोक का 13वां शिलालेख, 13वां, ये तो सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख जो है अशोक का, वो 13वां शिलालेख, क्योंकि इसी शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा है, इसी शिलालेख में सीमावर्ती राज्यों के बारे में, हृदय परिवर्तन, बौद्ध धर्म ग्रहण, सब के बारे में चर्चा। 13वें शिलालेख से ही हमें पता चलता है कि अशोक ने अपने शासनकाल की कब 8वें वर्ष में क्या किया था? कलिंग युद्ध किया। और इस युद्ध में वो कहता है, इसी शिलालेख में वो कहता है कि इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोग घायल हो गए। इससे अब हमारा हृदय परिवर्तन हो गया है और अब हमने निश्चय किया है कि अब हम युद्ध को त्याग देंगे और धम्म को अपनाएंगे और धम्म का प्रचार और साम्राज्य में शांति, और इसमें हम सफलता भी प्राप्त करेंगे। ऐसा वो 13वें शिलालेख। तो 13वें शिलालेख से ही हमें कलिंग युद्ध के बारे में, जो शासनकाल के, अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष में, और इस युद्ध के बाद अशोक ने, इस युद्ध के 2.5 वर्ष पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना। 13वां बृहद शिलालेख। इसी शिलालेख से हमें अशोक के साम्राज्य के पड़ोसी राज्यों के बारे में, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो विदेशी शासक हैं उनके बारे में, सीरिया के शासक एंटियोकस, मिस्र के शासक टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय, अलेक्जेंडर जो
मैसिडोनिया के शासक हैं। ऐसे चार पांच पांच शासकों का नाम वो अपने इस शिलालेख में। उधर दक्षिण के राज्यों के बारे में भी केरल पुत्र, सत्य पुत्र, चौल और पांड्य, इन 4 राज्यों के बारे में नाम उल्लेख करता है। तो दक्षिण भारत के राज्यों, पड़ोसी राज्य के बारे में भी, और उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्र में विदेशी पड़ोसियों के बारे में वो उल्लेख इसी 13वें बृहत शिलालेख। द्वितीय बृहत शिलालेख में भी पड़ोसी राज्यों, इसमें भी पड़ोसी राज्यों के बारे में उल्लेख करता है, दक्षिण के पड़ोसी राज्यों के बारे में उल्लेख करता है, और एक विदेशी राज्य सीरिया के शासक एंटियोकस द्वितीय की चर्चा करता है। और सबसे अंतिम बृहत शिलालेख है 14वां बृहत शिलालेख। यह केवल उड़ीसा में धौली और जोगढ़ से प्राप्त हुआ है, और एक है सन्नटी जो गुलबर्ग कर्नाटक। इस शिलालेख में 14वां शिलालेख में वह प्रांतपतियों को आदेश देता है, वार्न करता है, चेतावनी देता है, क्या कहते हुए कि साम्राज्य के सारी प्रजा मेरी संतान है। यहां देखो वो संतान कह रहा है, ये बता रहा है कि राजतंत्र है तो मतलब निरंकुश व्यवस्था है, संतान नहीं कह सकते। आज के लोकतंत्र में कोई भी शासक, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई नहीं कह सकता कि सारी प्रजा मेरी संतान है, और ये प्रजा भी नहीं कह सकता, नहीं कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री मेरे पिता है। जबकि आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं, ये गलत है। लोकतंत्र में ऐसी बातें नहीं होना चाहिए। अगर हम इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उस निर्वाचित प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को हम कहीं ना कहीं राजतंत्र वाला राजा घोषित कर रहे हैं, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। ये हमारे सेवक हैं। आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हमारे सेवक हैं, वो हमारे पिता नहीं हो सकते। राजतंत्र में ऐसा संभव था, क्यों? क्योंकि राजा स्वेच्छाचारी होते थे, निरंकुश होते थे, वो कह सकता है। प्रजा निरीह होते थे, शक्तिहीन होते थे, उनके पास कोई शक्ति नहीं होता था कि वो अपने राजा को का विरोध कर सके। 14वें बृहत शिलालेख में वह यह घोषित करते हुए बताते हैं, चेतावनी देते हुए कि सारी प्रजा मेरी संतान है, अगर प्रजा को कोई किसी भी तरह का कष्ट हुआ तो हम तुम्हें नहीं, शासकों, अधिकारियों को चेतावनी देते। तो ये 14वें बृहत शिलालेख। तो यह बृहत शिलालेख में इस तरह की हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा बृहत शिलालेख के अलावा बहुत सारे लघु शिलालेख भी हैं, माइनर रॉक एडिक्ट्स भी हैं। लघु शिलालेख बहुत सारे स्थानों से मिले हैं। लघु शिलालेख, लघु शिलालेख कहाँ कहाँ से मिले देखते हैं। तो ये लघु शिलालेख रूपनाथ, कारोमारो, पानगोरिया मध्य प्रदेश, भाबरू बैराट, भाबरू या बैराट जयपुर से मिला है, ब्रह्मगिरी कर्नाटका से है, जतिंग रामेश्वर मैसूर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, सभी क्षेत्र से मिला है। सभी क्षेत्रों से हमें अशोक के लघु शिलालेख मिले। अब सबसे ज्यादा लघु शिलालेख ही मिले अशोक के, सर्वाधिक लगभग 18 स्थानों से हमें अशोक के लघु शिलालेख मिले। तो पूछा जाए कि सबसे ज्यादा शिलालेख किस प्रकार के मिले हैं, तो हम बोलेंगे लघु शिलालेख मिले, है ना, सर्वाधिक। लघु शिलालेख में देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण है भाबरू, है ना, भाबरू का लेख, भाबरू अभिलेख, लघु शिलालेख, भाबरू या बैराट। बैराट कहाँ है? ये राजस्थान में, बैराट, बैराट ये राजस्थान में, अलवर में है। प्राचीन काल में महाजनपद, मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद की राजधानी बैराट और भब्रू, यहीं से अशोक के अभिलेख मिले। बीजक नामक पर्वत से, बीजक पर्वत है यहाँ से हमें भब्रू शिलालेख मिला जो अशोक के हैं, लघु शिलालेख। इस शिलालेख की खोज 1836 में कैप्टन बर्ट ने किया था। कैप्टन बर्ट ने इसकी खोज की, कब? 1836। इस शिलालेख में अशोक अपने आप को मगध राज कहता, मगध राज, मगध के राजा, अपने आप को अशोक मगध के राजा कहता। और इसी शिलालेख में अशोक बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं उसमें आस्था प्रकट कर कहता है कि मुझे त्रिरत्न में आस्था है, अर्थात अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह जानकारी केवल और केवल भाबरू शिलालेख से ही पता, और केवल मगध के राजा के रूप में अशोक अपने आप को घोषित इसी शिलालेख में, भाबरू शिलालेख। और किसी भी शिलालेख में यह इन दोनों बातों की जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए भाबरू शिलालेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे संबंधित जानकारी, अशोक के जितने भी शिलालेख मिले हैं उसमें सबसे बड़ा लिखित है ना, सबसे बड़ा लेख यही है। अशोक का सबसे बड़ा लेख भाबरू शिलालेख ही है, सबसे बड़ा लेख कह सकते। जितने भी लेख अभिलेखों में मिले हैं उन सब में सबसे बड़ा लेख भाबरू शिलालेख ही है। तो भाबरू शिलालेख इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मगिरी अभिलेख यह कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिला में है, जो कि अशोक के साम्राज्य का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र जहां से अशोक का अभिलेख मिला, लघु शिलालेख ब्रह्मगिरी। अशोक के शिलालेखों में देखेंगे तो
ये एरागुड़ी, एरागुड़ी से हमें दोनों प्रकार के शिलालेख मिले हैं। दोनों प्रकार के मतलब देखो, एरागुड़ी बृहत शिलालेख कहाँ है, एरागुड़ी, ये रहा। एरागुड़ी से बृहत शिलालेख भी मिला है और एरागुड़ी से हमें लघु शिलालेख भी मिला है। मतलब एरागुड़ी से हमें दोनों प्रकार के शिलालेख मिले हैं। एरागुड़ी दोनों प्रकार के, बृहद और लघु। एकमात्र स्थान एरागुड़ी है भारत में जहां से अशोक के दो प्रकार के लेख मिला है, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। ध्यान रखना, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख दोनों प्रकार के लेख केवल एरागुड़ी से ही मिला है। अशोक के लेख, लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम भी मिलता है, तो ये है गुर्जरा, मस्की, है ना, नेत्तूर और उदगेलम। गुर्जरा, मस्की, नेत्तूर, उदगेलम, ये चार लघु शिलालेख हैं जिसमें अशोक का नाम मिलता है। बाकी सभी शिलालेखों में तो देवनाम प्रियदर्शी से संबोधित करता है अपना खुद को, देवनाम प्रियदर्शी से। लेकिन ये चार शिलालेख हैं जिसमें अशोक का नाम मिलता है, देवनाम प्रियदर्शी अशोक ऐसा कहता है। सबसे पहले जानकारी कहां से मिलती है, 1915 में मस्की से। मस्की गुर्जरा, गुर्जरा एमपी में है, बाकी ये तीनों कर्नाटका में है। कर्नाटक, मस्की, नेत्तूर, उदगेलम, ये तीनों ही कर्नाटक में, गुर्जरा एमपी में है, जहां से हमें अशोक के नाम वाले लघु शिलालेख मिलते हैं। तो अशोक के लघु शिलालेख, इसमें अधिकतर धार्मिक जानकारी हमें मिलती है, अर्थात निजी जानकारी मिलती है। इसके अलावा अशोक के स्तंभ शिलालेख भी मिले हैं। अशोक के स्तंभ शिलालेख भी दो प्रकार के मिले, जैसे बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख, उसी तरह से अशोक के स्तंभ लेख भी दो प्रकार के, लघु स्तंभ लेख और बृहद स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख में कहां कहां से मिले हैं लघु स्तंभ लेख, तो देखें सांची, सारनाथ, प्रयाग, रुमिनदेई और निगाली सागर, ये 5 स्थान है जहां से अशोक के लघु स्तंभ लेख मिले। इसमें हमें प्रशासनिक जानकारी मिलती है, प्रशासनिक आदेश देते, अधिकतर जो प्रशासनिक, इसमें मुख्य रूप से प्रशासनिक जानकारी, प्रशासनिक, है ना। और किस तरह के, तो संघ भेद को रोकने के लिए, है ना, अधिकारियों को आदेश देता है कि संघ भेद को रोको, है ना। सभी में, सांची, सारनाथ, सब में मिलता है। ठीक। कौशाम्बी, कौशाम्बी मूल रूप से ये लघु स्तंभ लेख कौशाम्बी में था, इसमें भी संघ भेद को रोकने की, यह मूल रूप से कौशाम्बी में था, जिसको बाद में अकबर ने इलाहाबाद, प्रयाग में स्थापित। इस अभिलेख को अकबर ने भी पढ़ने की कोशिश किया था, लेकिन पढ़ नहीं पाए थे, असफल रहा। इसी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रानी का अभिलेख, क्योंकि इसी अभिलेख में, इसी स्तंभ अभिलेख में अशोक की रानी, है ना, अशोक की रानी करुवकी और पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। यह पुत्र है और यह पत्नी, पत्नी का नाम करुवकी और पुत्र का नाम तीवर के रूप में उल्लेख। तो अशोक की पत्नी का नाम मिलता है, इसलिए इसको रानी का अभिलेख। नेक्स्ट है रुमिनदेई अभिलेख। रुमिनदेई जहां बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी के पास से मिला है, रुमिनदेई नेपाल की तरह। यहाँ से धम्म यात्रा का उल्लेख मिलता है लुम्बिनी में। और भूमिकर को यहाँ से देखेंगे तो लुम्बिनी में ना, एक तो सबसे पहले बलि, बलि जो कर था, धार्मिक कर था, उसको समाप्त किए जाने की बात करता है इसमें, कि हमने लुम्बिनी, क्योंकि लुम्बिनी बहुत ही पवित्र स्थल है, क्योंकि इसी स्थल में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ के नागरिकों को हम बहुत सारी सुविधाएं देंगे। क्या देंगे, तो बलि नामक कर को समाप्त कर दिया गया, और जो भूमि कर था भाग, उसको कम कर दिया गया। कम कितना कर दिया गया, 1/6 से कर 1/8 कर दिया, 1/6 से 1/8 कर दिया। अर्थात एकमात्र अभिलेख है रुमिनदेई अभिलेख जिससे हमें मौर्यकालीन कर की दर के बारे में जानकारी मिलती है। ये कहना चाह रहा है कि साम्राज्य में 1/6 कर है, अर्थात इसमें 1/6 कर लिया जाता था मौर्यकाल में, भूमि कर भाग जिसे कहते हैं। लेकिन अब लुम्बिनी से, लुम्बिनी के लोगों को राहत दिया जा रहा है, 1/8 ही लिया जाएगा, और बलि कर तो समाप्त कर या रुमिनदेई के लोगों के लिए कहा। ठीक है, जब 20वें वर्ष में लुम्बिनी यात्रा पर गए थे। और निगाली सागर, निगाली सागर जैसे अशोक ने धम्म यात्रा शुरू किया था, तो अशोक कई जगह धम्म यात्रा किया, बौद्ध गया गए ना, लुम्बिनी गए, कनक मुनि के स्तूप, कई जगह गए। लेकिन एकमात्र स्थान था, पवित्र स्थान, जहां बौद्ध धर्म से संबंधित, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित पवित्र स्थानों का ही उन्होंने यात्रा किया, इसलिए धम्म यात्रा। तो एक स्थान था जहां उन्होंने 2 बार यात्रा किया, 2 बार, वो है निगाली सागर।
पहली बार कब गए थे? तो 14वें वर्ष में, 14वें वर्ष में गए। जब पहली बार गए थे तो यहाँ कनक मुनि का स्तूप ऑलरेडी बना हुआ था जो कि टूट फूट गया था, तो उस समय उन्होंने इसका जीर्णोद्धार किया। इससे यह जानकारी मिलती है कि अशोक पहला शासक नहीं था स्तूप बनाने वाला। अशोक से पहले भी बुद्ध काल में भी स्तूप निर्माण की प्रथा प्रचलित थी और अशोक ने कनक मुनि के स्तूप को पुनः जीर्णोद्धार किया। ये दोनों स्थान नेपाल में है आज की तारीख में। तो कनक मुनि के स्तूप को इन्होंने जीर्णोद्धार किया 14वें वर्ष में, और क्या कर गया था कि वापस आऊंगा। तो 20वें वर्ष में जब रुमिंदी गए तो निगाली सागर वापस गए थे। तो इस तरह से अशोक ने 2 बार किसी एक स्थान की यात्रा की थी। वह एक स्थान कौन सा है? निगाली सागर। तो ये तो हो गया अशोक के लघु स्तंभ लेख। इसके अलावा अशोक के बृहद स्तंभ लेख। अशोक के बृहद स्तंभ लेख देखिए तो कई सारे हैं। दिल्ली टोपरा, एक्चुअली ये टोपरा में मिला था, तो टोपरा में था जिसको दिल्ली लाया। कौन लाया? टोपरा मतलब अंबाला, टोपरा में था, अंबाला है आज का, जो जिसको दिल्ली लाया, इसलिए इसको दिल्ली टोपरा, आज दिल्ली में स्थित है, दिल्ली टोपरा कहते हैं इसको। फिरोज तुगलक ने, तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने इसे टोपरा से उठाकर दिल्ली लाया था, ठीक है, इसलिए इसको दिल्ली टोपरा कहते हैं। जो मेन है ना, जो बड़े स्तंभ लेख हैं वो इतने हैं, 6 स्थानों से मिले हैं। इतने स्थान से 6, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, दिल्ली लोरिया अरराज, लोरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और प्रयाग, 6 स्थानों से मिले। लेकिन इन 6 स्थानों से जो पिलर मिला है बड़ा, उसमें 7 बातें खुदी हुई है, लेकिन 7 बातें केवल और केवल इसी में लिखा हुआ है, अन्य सभी पर केवल 6 ही बातें हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो बृहद स्तंभ लेख हैं उसमें कितनी बातें हैं? 7, लेकिन 7 वाली बात केवल एक स्तंभ लेख में मिलता है, वो है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, जहां से 7 अभिलेख मिले, मतलब 7 बिंदु मिले, 1 2 3 4 5 6 7। बाकी सभी से हमें केवल 6 ही लेख मिले हैं, ठीक है। इसमें जो प्रयाग स्तंभ लेख है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयाग स्तंभ लेख में ही बाद में समुद्रगुप्त ने भी अपना प्रशस्ति लिखवाया, गुणगान करवाया, और फिर बाद में जहांगीर ने भी वो जो 12 आदेश जारी किए थे जहांगीर ने, उसको भी वहां लिखवाया, ठीक है। तो ये 12 आदेश इसी प्रयाग स्तंभ, इस वाले लेख को, सॉरी वो लघु स्तंभ वाले लेख को नहीं, बड़े वाले प्रयाग स्तंभ लेख को अकबर ने भी पढ़ने की कोशिश की लेकिन पढ़ नहीं पाए थे, है ना। इसमें अकबर के सामंत राजा बिरबल का भी नाम उल्लेख मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति में प्रयाग जो अभिलेख है स्तंभ लेख, इसमें अशोक का तो अभिलेख है ही, साथ में गुप्त शासक समुद्रगुप्त का भी प्रयाग प्रशस्ति है जो संस्कृत में चंपू शैली में लिखा गया, और फिर जहांगीर का वो जो 12 आदेश था वो भी इसमें उत्कीर्ण है, ठीक है। तो ये हो गया मुख्य स्तंभ लेख। इसके अलावा अशोक ने कुछ केव इंस्क्रिप्शन भी कंस्ट्रक्ट कराया था, गुफाएं भी बनवाए थे, और ये गुफाएं 4 है, सुदामा, कर्ण चौपड़, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि। ये गुफाएं इन्होंने आजीवक संप्रदाय को दान दिया था, आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं को निवास के लिए यहाँ बनाया। मतलब अशोक बहुत बड़े सहिष्णु शासक थे कह सकते हैं, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को तो मानते थे लेकिन अन्य धर्मों के प्रति भी वह समान व्यवहार रखते थे। अशोक ने ये 4 गुफाएं कहाँ बनवाए थे? बराबर की पहाड़ियों में। ये बराबर की पहाड़ियां कहाँ है? गया जिला बिहार में बराबर की। उसी के पास एक और पहाड़ी है जिसको नागार्जुन की पहाड़ी बोलते हैं, नागार्जुन की पहाड़ी, जहां से इनके पौत्र अशोक के पौत्र दशरथ ने भी कुछ गुफाएं आजीवक संप्रदाय को दान में देने के लिए बनवाए थे, ठीक है। ये हमें जानकारी नागार्जुन की। तो नागार्जुन की पहाड़ी में गुफाएं किसने बनाए? अशोक के पौत्र हैं। और बराबर की पहाड़ी में गुफाएं किसने बनाए? अशोक ने। यहाँ 4 गुफाएं, सुदामा, इनका नाम भी है, सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ की गुफा, विश्व झोपड़ी और लोमस ऋषि का गुफा, ठीक। तो ये अशोक के अभिलेख हैं जिससे हमें मौर्य काल, अशोक के शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। और यह जानकारी ऐसा है कि इस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। जैसे कि इतिहासकारों में देखते हैं कि विभिन्न काल खंडों के घटनाओं को लेकर विभिन्न प्रकार के मतांतर होता है, लेकिन अशोक के काल खंड के बारे में जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी इवेंट्स हुआ है, उस पर किसी भी तरह का मतांतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अशोक के काल के बारे में जो भी जानकारी मिलती है उसमें ऑथेंटिसिटी है। क्यों है ऑथेंटिसिटी? क्योंकि अशोक के काल के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वह अधिकतर अभिलेखों से, और अभिलेख ऐसे हैं जिसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, जिसको आप बदल नहीं सकते। इसलिए हमारे
इतिहास में अशोक का जो शासनकाल है, अशोक के बारे में जो भी जानकारी है वो बेदाग है, उसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं, कोई इंसर्ट नहीं हुआ है किसी तरह की बातें।